Hello everyone, today I am presenting important question for REET exam for both level 1 and level 2। इससे पहले हमने सेट 1 सेट 2 में भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। आप चाहे तो वो वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सेट 3 के क्वेश्चंस। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स को होमवर्क क्यों दिया जाता है? ताकि वो बिजी रहे, घर पे स्टडी कर पाए, मे बी चेक्ड फॉर देयर प्रोग्रेस या मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है होमवर्क देने का वो होता है कि बच्चों के अंदर हम सेल्फ स्टडी की हैबिट को डेवलप कर पाए। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीम टीचिंग वाज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो टीम टीचिंग, टीम यानी जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर टीचिंग करते हैं, बहुत सारे टीचर्स मिलकर टीचिंग करते हैं, उसको बोलते हैं हम टीम टीचिंग। और ये सबसे पहले अमेरिका में इंट्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट इन द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है जैसे फैमिली, पीयर ग्रुप या टेलीविजन, फैमिली, पीयर ग्रुप और टीचर, फैमिली, प्ले एंड कंप्यूटर या फैमिली, प्ले एंड टूरिज्म। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले जो मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में, उसकी लर्निंग में, तो वो होती है हमारी फैमिली, पीयर ग्रुप एंड टीचर। ये एजेंसीज वर्क सबसे बेस्ट होती है किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट और लर्निंग में अपना कंट्रीब्यूशन देने में सबसे ज्यादा रोल ये एजेंसीज प्ले करती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर एग्री। इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जिससे टीचर एग्री करते हैं? जैसे यहाँ पे है इंट्रिंसिक मोटिवेशन अकर्स व्हेन लर्नर डू समथिंग टू एक्सपीरियंस एक्सटर्नल सेटिस्फाइंग रिजल्ट। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पे वर्ड है, यानी वो किसी भी काम करने का जो ईगरनेस है या जो इंटरेस्ट है वो खुद से डेवलप हो बच्चे में। हम किसी एक्सटर्नल या बाहर से कोई भी चीज ऐसी उस पर नहीं, या कोई भी क्राइटेरिया उस पर नहीं लगाते जिसकी वजह से वो काम करता है या उसका मोटिवेशन डेवलप होता है। अगर कोई बच्चा गिटार बजाने में इंटरेस्टेड है और उसको किसी ने बोला नहीं है बट वो खुद से वो करना चाहता है, तो वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। तो जहां पे भी आपको इंट्रिंसिक वर्ड मिले, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिले, तो वो कभी भी एक्सटर्नल रिजल्ट्स के लिए नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अकर्स व्हेन लर्नर डू समथिंग टू अर्न एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। अब एक्सटर्नल रिवॉर्ड जैसे बच्चे को बोल दिया जाता है कि अगर आप 12th में 90% मार्क्स लाएंगे तो आपको मोबाइल फोन दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड है और एक्सटर्नल ही मोटिवेशन है। तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बच्चा जो है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड यानी मोबाइल फोन लेना चाहता है, इसलिए वो पढ़ाई करता है, इसलिए उसमें मोटिवेशन आता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो दो ऑप्शन है जैसे एक्सटर्नल रिवॉर्ड लीड टू परमानेंट बिहेवियर चेंज, तो ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट चेंज हो जाएगा, या फिर एक्सटर्नल रिवॉर्ड लीड टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लर्निंग मेनली इन्फ्लुएंसेस द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा इमिटेशन लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जहाँ पे बच्चे दूसरे लोगों को इमिटेट करके या ऑब्जर्व करके कुछ सीखते हैं। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या इमिटेशन लर्निंग दी थी अल्बर्ट बंदूरा ने, जिसमें उन्होंने बोला था कि बच्चे दूसरे लोगों को देख के, उनको ऑब्जर्व करके वो चीजें सीखते हैं और वही फिर यहीं पे अगर आप दूसरे लोगों से कुछ सीखते हैं तो वही चीज इन्फ्लुएंस करेगी आपकी पर्सनालिटी को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज ट्रू। इफ द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इज द सेम स्टिल द लेवल ऑफ अचीवमेंट विल बी डिफरेंट। तो ये हो सकता है अगर दोनों बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल सेम है बट फिर भी हो सकता है अचीवमेंट उनका डिफरेंट हो। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। ऑल द चिल्ड्रन डू नॉट हैव सम सिमिलैरिटी, तो हो सकती है दो बच्चों में सिमिलैरिटी हो सकते हैं, दोनों का अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो सिमिलैरिटी हुई। द कर्व शोइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज टिल्टेड टू वन डायरेक्शन और बोल, तो ऐसा भी नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ड्यू टू हेरिडिटरी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एथनिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो वैल्यू सिस्टम से हम देख सकते हैं एथनिक डिफरेंसेस या वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लैंग्वेज कैसी है लोगों की, उससे भी हमें पता चल जाता है।
डिफरेंस जो लर्निंग अरेंजमेंट प्रोसेसेस है उससे भी हम पता कर सकते हैं, बट इंटेलिजेंस से हम पता नहीं कर सकते किसी भी पर्सन या किसी भी कम्युनिटी के एथनिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइको फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। ये डेफिनेशन थी और ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये हमारा क्वेश्चन। तो इस तरीके से डेफिनेशंस पूछी जाती है और फिर पूछा जाता है कि किसने दी। तो पर्सनालिटी की डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है रीट एग्जाम के लिए। तो हमारी ये डेफिनेशन दी थी GW अल्पोर्ट ने, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंट टेस्ट का मिसयूज कहाँ पे हो सकता है इनमें से। यूज ऑफ असेसमेंट फॉर प्रमोशन, ये भी सही है कि हमें असेसमेंट करना है। IQ labels tagged to children are used by teacher as an excuse for inefficiency। तो ये यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यही हमारा मिसयूज है। क्योंकि कभी भी ऑप्शन में आए कि आप IQ लेवल से बच्चों को टैग करना हो उनके लेवल से, इस तरीके के आंसर हमेशा गलत होते हैं। कभी भी हमें बच्चों को टैग नहीं करना है उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो या उनकी इंटेलिजेंस हो किसी भी बेसिस पे। बाकी यूज इन क्लासिफाइंग चिल्ड्रन या यूज फॉर इंप्रूविंग द लर्निंग प्रोसेस, तो ये सही है। इसके लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट जो है उसका यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे ये मिस यूज होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैकवर्ड चिल्ड्रन। तो बैकवर्ड चिल्ड्रन द एजुकेशनल अटेनमेंट फॉल बिलो द लेवल ऑफ देयर नेचुरल एबिलिटी, तो ये सही है। दे आर अनेबल टू कीप पेस विद द नॉर्मल स्कूल चिल्ड्रन, तो ये भी सही है। फॉल फार बिहाइंड अदर चिल्ड्रन एट हिज एज, तो ये भी हो सकता है। बाकी पोजेस लो इंटेलिजेंस, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, ये नोट में आएगा, नोट पूछा है तो ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि लो इंटेलिजेंस हम नहीं बोल सकते कि बैकवर्ड चिल्ड्रन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेट क्लासेस एंड इनरिचमेंट प्रोग्राम कैन बी यूज फॉर द एजुकेशन ऑफ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन। बाकी जो लो अचीवर चिल्ड्रन होते हैं यानी जो भी बच्चों का एवरेज स्कोर है क्लास में वो उसको अचीव नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए, तो ऐसे बच्चों को हम रेमेडियल क्लासेस दे सकते हैं या फिर क्लास में ही टीचिंग मेथड को चेंज करके कोई टॉपिक अलग फिर से पढ़ाया जा सकता है, तब उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो बढ़ सकता है। बाकी अगर हमें सेपरेट क्लासेस या इनरिचमेंट प्रोग्राम की हम बात करेंगे तो वहां पे आएंगे गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू monitor progress and plan remedial instruction and know the understanding of student, know the teachers objectives are fulfilled या assign grades। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा मॉनिटर प्रोग्रेस एंड प्लान रिमेडियल इंस्ट्रक्शन। बाकी भी आंसर हो सकते हैं, बट जो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे हमें फॉर्मेटिव वैल्यूएशन इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चों की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर पाए और जो भी उनमें स्ट्रेंथ वीकनेस है उसको आगे मोल्ड कर पाए, वीकनेसेस को स्टैंड में कन्वर्ट करे रेमेडियल क्लासेस रेमेडियल इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो इट अफेक्ट्स द ब्रेन सेल इन द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ, इट अफेक्ट द चाइल्ड लर्निंग एबिलिटी, द चिल्ड्रन टेंड टू बी डिप्रेस्ड एंड नर्वस, इट अफेक्ट्स ग्रोथ इन हाइट। तो ये जो भी एबिलिटी या फिर वो नर्वस या डिप्रेस्ड होते हैं या फिर अफेक्ट्स ग्रोथ इन हाइट, तो ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। बट अगर लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ में ब्रेन सेल्स पे इफेक्ट पड़े तो ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा, तो नॉट ट्रू हमसे पूछा गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी मेनली कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द जनरल बिहेवियर ऑफ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्टूडेंट्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए ही एजुकेशनल साइकोलॉजी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब्स अ चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ की बात करें जैसे कि किसी बच्चे का हाइट हो गए, वेट हो गए, तो ये चीजें क्या है, ये मेजर कर सकते हैं हम इन चीजों को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्वांटिटेटिव। जो चीज क्वांटिटी में होती है जैसे मिल्क, तो उसको मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसी तरह चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ है, हाइट वेट, उसको भी मेजर किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन अ टीचर इंश्योर ए चाइल्ड्स हेल्थ, स्टूडेंट्स हेल्थ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बाई ऑब्जर्विंग ए स्टूडेंट्स बिहेवियर हिज मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन, क्योंकि चाइल्ड की हेल्थ में मेंटल फिजिकल दोनों सिचुएशन आती है, किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ में उसकी मेंटल फिजिकल दोनों कंडीशन देखी जाती है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेलिजेंस इज रेशनल थिंकिंग,
ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पीयरमैन, जिन्होंने इंटेलिजेंस की 2 फैक्टर थ्योरी भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज? तो यहाँ पे प्याजे की जो कॉग्निटिव की थ्योरी थी उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 to 11 ईयर। उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी जिन्हें आप ऐसे लर्न कर सकते हैं SPCF, S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की एज होती है 7 to 11 ईयर, बाकी सेंसरी मोटर की 0 to 2 ईयर और प्री ऑपरेशनल की 2 to 7 एंड कॉन्क्रीट की 7 to 11 एंड फॉर्मल की 11 to अबव। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, अ चाइल्ड शुड नॉट बी फोर्स्ड टू लर्न, ही कॉल्ड दिस एज द। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ रेडीनेस। अब थॉर्नडाइक ने 3 लॉज दिए थे जो कि है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में बात की थी ड्रिल एंड प्रैक्टिस की, कि किसी भी काम में हमको अच्छे से करना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, ड्रिल करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की थी कि जब तक कोई बच्चा रेडी नहीं है पढ़ने के लिए हम उसे पढ़ा नहीं सकते, उसकी लर्निंग हम नहीं करा सकते। पहले बच्चा रेडी होगा, उसका खुद मन होगा, तभी हम बच्चे को कुछ चीज सिखा सकते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट है कि जब टीचर एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, कोई रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट देता है, गुड वेरी गुड इस तरीके से बोलता है बच्चे को, तो ये उसकी लर्निंग पर काफी अच्छा इफेक्ट डालती है। तो ये 3 लॉज दिए थे थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ प्रीवियस लर्निंग हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर फ्यूचर इट इज कॉल्ड। जब प्रीवियस लर्निंग का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, यहाँ पे हम थोड़ा जैसे नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये तो हमारा नहीं होगा, बट लर्निंग नो ट्रांसफर और जीरो ट्रांसफर में कंफ्यूजन हो सकता है। बट कभी भी हमें लर्निंग नो ट्रांसफर नहीं ऑप्शन क्लिक करना है, क्योंकि लर्निंग तो ट्रांसफर होती है, उसे हम नो ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो इन्फ्लुएंस है लेकिन लर्निंग है, तो यहाँ पे जीरो ट्रांसफर हम बोलेंगे, जीरो ट्रांसफर होगा, यहाँ पे लर्निंग नो ट्रांसफर नहीं होगा। बाकी नेगेटिव जिसपे हमारी प्रीवियस लर्निंग का गलत इफेक्ट पड़े, जैसे कोई बच्चा हिंदी अच्छी बोलता है, अब उसे इंग्लिश सीखनी है, तो कहीं ना कहीं वो जो इंग्लिश सीखता है उसमें बीच बीच में हिंदी का वर्ड यूज करता है, वो इंग्लिश नहीं सीख पा रहा है, तो ये नेगेटिव ट्रांसफर है। बाकी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी हो जाता है, जैसे मैथ्स में बच्चे की कैलकुलेशन अच्छी है तो साइंस में भी उसको यूज कर रहा है, तो ये हुआ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और जीरो का आपने देख लिया जहां पे कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, जैसे हम मैथ्स की कैलकुलेशन करते हैं और फिर हमें ड्राइंग सीखनी हो, तो उसका कोई भी ट्रांसफर वहां पे नहीं होगा, तो ये होगा जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो हम और करेक्ट आंसर for this question is option number C. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel.